आज आप देखने जा रहे हो एक्जुमा मूवी, जो कि एक साउथ कोरियन मूवी है। बात करें इस मूवी के बारे में तो ये एक बेहतरीन हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के शुरुआत में हमें दो समन दिखाया जाता है। समन मतलब तांत्रिक। अब इन दोनों का नाम होता है, मैं यहाँ पर नाम मेंशन कर देता हूँ। लड़की का नाम होता है हुआरिम और वो थोड़ी सी सीनियर थी और उसके जूनियर बोंगिल। ये दोनों फ्लाइट से यूएस जा रहे थे। यूएस में एक बहुत ज्यादा रिच फैमिली है, मिस्टर पार्क, वो इन दोनों को अपने बच्चे के खातिर बुलाए हैं। हमें यहाँ पर पता चलता है कि मिस्टर पार्क का बच्चा जब से जन्म हुआ है उसका, तब से वो कंटिन्यूअसली रोए जा रहा है। इवन सुलाने के लिए भी उसे सेडेटिव दिया जाता है और तब से ही वो हॉस्पिटल में ही एडमिट है। अब बच्चे के खातिर मिस्टर पार्क ने हुआरिम और बोंगिल को बुलाया था। वहाँ के डॉक्टर्स भी इश्यू क्या है वो अब तक समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर हुआरिम बच्चे की पास जाकर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ती है और उसको पता लगता है कि उनके पूर्वज की आत्मा अभी तक उनको शांति नहीं मिला है। इसलिए वो मिस्टर पार्क से मिलने जाती है और उससे बोलती है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इस बच्चे को नहीं है बल्कि इस फैमिली में और भी कई सारे लोगों को होगा। और बातचीत से हमें पता चलता है कि मिस्टर पार्क के जो बड़े भाई है वो भी एक मेंटल हॉस्पिटल में कुछ ही दिनों पहले अपने आप की जान ले लिए और मिस्टर पार्क का फादर, उनका भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वो भी मेंटली वीक है। मतलब कहीं ना कहीं हुआरिम जो समझ रही थी वो सच है। अब मिस्टर पार्क को भी हुआरिम के ऊपर थोड़ा बहुत यकीन होने लगता है। तो हुआरिम उन्हें बोलते हैं कि आपको जल्द से जल्द कोरिया आना पड़ेगा और आपके दादाजी का कब्र उसको फिर से खुदाई करके बाहर निकालना पड़ेगा और उसे किसी अच्छी जगह तंत्र मंत्र करके दफनाना पड़ेगा या फिर जलाना पड़ेगा। मतलब बेसिकली आत्मा की शांति के लिए पूजा करना है। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं सैंग डियोक नाम के एक आदमी को। ये एक वास्तुशास्त्र स्पेशलिस्ट थे या फिर चाइनीज भाषा में, चाइनीज या फिर कोरियन में इनको फेंगशुई मास्टर भी बोलते हैं। सैंग डियोक और उनका दोस्त ग्वेन, ये दोनों मृतक परिवार को मतलब उनका कब्र कहाँ पर दफनाया जाएगा एक सेफ प्लेस ये दोनों लोगों को अरेंज करके देते थे और बदले में पैसे लेते थे। मतलब ये इन लोगों का बिजनेस है। अब वहाँ पर एक रिच फैमिली आई थी। बातचीत से हमें पता चलता है कि सालों पहले सैंग डियोक और गुएन ये दोनों ने ही ये जगह चुनी थी। वहाँ पर इन लोगों के दादी माँ को दफनाया गया था, बट कुछ सालों से उनको मतलब फैमिली वालों को बुरे सपने आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर मामला क्या है ये देखने के लिए सब लोग यहाँ पर आए हैं। वहाँ पर खुदाई होती है और ग्रेव से कंकाल को बाहर निकाला जाता है। ये कंकाल देखकर सैंग डियोक समझ जाते हैं कि दादी माँ का जो नकली टूथ सेट था उसको किसी ने चुरा लिया, मतलब उसमें से एक दांत मिसिंग है। अब बातचीत से फैमिली वालों को पता लग गया था कि उनके फैमिली का जो छोटा सा लड़का था उसने दादी माँ का वो दांत रख लिया था और वो रो कर ये बात एडमिट करता है, अगर मैं ये दांत दे दिया तो मुझे दादी माँ की बहुत याद आएगी, ऐसा सब बोल के वो रोता है। खैर, तो यहाँ पर वो दांत वापस करके कुछ पूजा पाठ करके स्क्रेप को फिर से दफन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डियोक और ग्वेन ये दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी हुआरिम और बोंगिल ये दोनों उनसे मिलने आते हैं। मतलब ये दोनों यूएसए से वापस आ गए हैं और इस केस के बारे में हुआरिम यहाँ पर सैंग डियोक से बात करती है। उन चारों को अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे क्योंकि पार्क बहुत ज्यादा अमीर आदमी थे। अब सैंग डियोक नेक्स्ट डे पार्क से मिलते हैं। पार्क यहाँ पर सैंग डियोक से बोलता है कि ये सारी बात कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए और पार्क को सीधे अपनी दादाजी की कंकाल नहीं देखना था या फिर वो जो कॉफिन था उसको खोल जस्ट डायरेक्टली जला देना था और जो लास्ट रिचुअल वगैरह तंत्र मंत्र वगैरह होता है वो भी हुआरिम कर देती। अब ये जो बॉडीज जलाने वाला बात हुआ है उसके लिए उनके रिश्तेदार मतलब स्पेसिफिकली मिस्टर पार्क के बुआ मतलब उसके दादा की बेटी, वो इस बॉडी को जलाने के लिए रेडी नहीं थे। इसीलिए मिस्टर पार्क ने उनको नहीं बताया था और मिस्टर पार्क चाहते थे कि सैंग डियोक ये सब काम जल्द से जल्द खत्म करे। अब ये बातें सुनकर सैंग डियोक को थोड़ा अजीब तो लगता है बिकॉज पार्क ये सब जल्द से जल्द करवाना चाहते थे और तो वो अपनी दादाजी की कब्र देखना भी नहीं चाहते थे। खैर, तो उनका कब्र कहाँ पर है रास्ता दिखाने के लिए पार्क, सैंग डियोक, ग्वेन, हुआरिम ये सब लोग वहाँ पर जाते हैं। ये जगह एक पहाड़ के ऊपर थी और ये लोग ऊपर जाने पर वहाँ आसपास कुछ फॉक्सेस भी हमें दिखते हैं, मानो कि ये इस जगह को गार्ड कर रहे हैं, मतलब इस जगह को सुरक्षा दे रहे हैं। माना जाता है कि कब्र के पास अगर फॉक्सेस है तो
ये जगह बहुत ज्यादा मनहूस है। कहीं ना कहीं ये सब देख के हुआरिम और सैंगडियोक ज्यादा खुश नहीं थे। खैर, तो जैसे तैसे ये लोग ऊपर चढ़कर उस जगह पर जाते हैं। वहाँ पर एक सिंपल टूमस्टोन था, ना ही उस पत्थर में कुछ नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखा गया था, और ये एरिया बिल्कुल नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर में था, मतलब उस पहाड़ से नॉर्थ कोरिया दिख रहा था। अब इस टूमस्टोन का जांच पड़ताल सैंगडियोक करते हैं। यहाँ पर कुछ नाम वगैरह नहीं लिखा था, बल्कि एक नंबर लिखा था। मैं वो नंबर यहाँ पर बता देता हूँ, 38.3417, 128.3189। मतलब ये एक कोऑर्डिनेट है और ये इसी जगह का एग्जैक्ट पिन पॉइंट कोऑर्डिनेट्स है। ये बात याद रखना, आगे काम आएगा। ये सब बातें देखकर सैंगडियोक कुछ सोचते हैं और पार्क के पास जाकर बोलते हैं कि मैं ये काम नहीं करूंगा, और ये बोल के वो उधर से चले जाते हैं। तो ये बात सुन के हुआरिम, बोंगिल ये सब मतलब थोड़ा गुस्सा हो गए थे, और हुआरिम तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसे मतलब पैसा वगैरह चाहिए था। वो पीछे पीछे जाती है और क्लियरली पूछती है कि क्यों ये काम करने के लिए क्यों मना कर रहे हो। तो सैंगडियोक यहाँ पर बोलने लगते हैं कि ये जगह बहुत ज्यादा मनहूस है, क्योंकि वो ये बिजनेस करीब 40 सालों से कर रहे हैं। मतलब ये जो दफनाने के लिए कौन सा जगह बेटर है वगैरह वगैरह, ये बिजनेस सैंगडियोक करीब 40 सालों से कर रहे हैं। उनको कोरिया का चप्पा चप्पा मालूम है, बट इस जगह के बारे में उनको मालूम नहीं था, और फेंगशुई के हिसाब से ये जगह अच्छा नहीं है। और तो और किसी भी ग्रेव स्टोन में बंदे का नाम तो एटलीस्ट होना चाहिए, बट वहाँ पर कोऑर्डिनेट्स है, और तो और उस जगह को मतलब फॉक्सेस भी गार्ड कर रहे थे, तो कुछ हैप्पी वाइब उन्हें आ नहीं रहा था। खैर, नेक्स्ट हम देखते हैं पार्क यहाँ पर उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब उनके बच्चे को बचाने के लिए उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं, और यहाँ पे उनके कन्वर्सेशन में और भी थोड़ा कुछ पता चलता है। इस जगह में मतलब उसके दादाजी को दफनाने के लिए एक जी सुने नाम का आदमी, जो कि एक मंक था, उसने ये जगह स्पेसिफिकली चुना था। अब ये नाम सुनकर सैंगडियोक कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज ये कोरियन वाला नाम नहीं है बल्कि जापानीज वाला नाम है। अब ये बात सुनकर सैंगडियोक तुरंत पार्क से पूछते हैं कि अगर तुम्हारे दादाजी मतलब वो भी बहुत ज्यादा अमीर थे, इतना सिंपल टूमस्टोन वहां पर क्यों रखा गया है। तो जवाब में पार्क बोलता है कि उस टाइम में ग्रेव रॉबरीज बहुत ज्यादा होता था, तो उसको बचाने के लिए वो एक सिंपल पत्थर चुने थे। ग्रेव रॉबरीज मतलब अगर किसी को पता चला यहाँ पे बहुत ज्यादा अमीर किसी आदमी को दफनाया गया है, तो उसके साथ साथ जो उसका आखिरी सामान भी होता है उसको भी दफनाया जाता है, इसीलिए वो ग्रेव रॉबर्स इसको चुरा लेते थे। तो इससे बचने के लिए शायद से जिसुने ने ये वाले पत्थर चुना होगा। खैर, तो मतलब पार्क का छोटा बच्चे की जान बचाने के लिए सैंगडियोक यहाँ पर जैसे तैसे मान जाते हैं और बोलते हैं वो हुआरिम के साथ मिलकर ये काम करेंगे। ऑल्दो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि पार्क इन दोनों से कुछ न कुछ तो छुपा रहे हैं, और सैंगडियोक को भी पार्क के ऊपर थोड़ा बहुत शक था। नेक्स्ट डे हुआरिम एक रिचुअल करती है। रिचुअल के अनुसार वहाँ पर 5 लोग उस जमीन को खोदने वाले थे और 5 सुअर की बलि चढ़ाने वाले थे। यहाँ पर एक बहुत भयंकर रिचुअल होता है, और हम देखते हैं हुआरिम वो रिचुअल परफॉर्म कर रही थी, साथ ही साथ खून वगैरह भी पी रही थी, और वहाँ पे जो सुअर लटकाए गए थे उसको काट के वो उसका खून पी रही थी। और फाइनली खुदाई करके वो ग्रेव को बाहर निकाला जाता है, और वो एक रॉयल कॉफिन था। इस कॉफिन को एक गाड़ी में डाला जाता है, बिकॉज उसको शिफ्ट करके मॉर्ग पे उसको जलाना है। अब ये ग्रेव डिगिंग के वक्त पार्क की बुआ भी आई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं और 2-3 गाड़ी में हुआरिम, बोंगिल, सैंगडियोक, ग्वेन और पार्क ये सब कोई हॉस्पिटल के मॉर्ग के लिए रवाना होते हैं। और दूसरी तरफ वहाँ पे जो 5 वर्कर्स थे जो कि वो ग्रेव को डिगिंग कर रहे थे, उनमें से एक आदमी वहाँ पर और भी ज्यादा खोदे जा रहा था, बिकॉज उसको लग रहा था कि यहाँ पे कुछ मतलब खजाना वगैरह भी छुपा हुआ है। ऐसे ही देखते देखते वहाँ पर एक सांप आ जाता है, और उसको देख के वो आदमी उसको गलती से पैनिक करके मार देता है। जब वो मारता है, हम एज ए व्यूअर देखते हैं कि उस सांप का हेड एक इंसानी हेड जैसा लग रहा था, जो कि बहुत ज्यादा अजीब था। अब ये देख के वो आदमी भी खुद डर जाता है। साथ ही साथ वो जब उसको मारता है, हम देखते हैं यहाँ पर कुछ अजीब होता है, और सडनली इस जगह का वेदर चेंज होने लगता है, और सडनली बारिश होने लगती है। अब कोरिया में ऐसा माना जाता है कि बारिश के टाइम वो लोग इस कॉफिन को जला नहीं सकते, बिकॉज आत्मा को शांति नहीं मिलेगा, इसलिए टेम्पररी ये लोग इस कॉफिन को हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इस कॉफिन को यहाँ पर शिफ्ट करते वक्त सैंगडियोक यहाँ पर ग्वेन को बोलता है कि ध्यान रहे इस कॉफिन को खोलना मत। फिर सैंगडियोक पास ही में एक टेम्पल था, मतलब ये लोग जिस पहाड़ से गए थे उसी के पास एक टेम्पल था, जो कि रास्ते में उसने नोटिस किया था। उसी टेम्पल पर सैंगडियोक जाता है। वहां पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसका नाम है बोधिसत्वा। उनसे बातचीत करके सैंगडियोक को पता चलता है कि इस टेम्पल में कोई भी जित्सुने नाम का मंक नहीं था, बल्कि यहाँ पर जो मंक थे
उसका नाम है वोंग, जिससे सैंगडियोक को पार्क के ऊपर और भी ज्यादा शक होने लगता है। सैंगडियोक यहाँ पर बोधिसत्व से पूछता है कि काशी में जो ग्रेव है उसके बारे में आपको पता है क्या? तो बोधिसत्व यहाँ पर बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल पता है, बिकॉज वो एक बहुत ज्यादा रईस आदमी की कब्र है और उसको खोदने के लिए भी बहुत सारे लोग कुछ सालों पहले आए थे। उनके पास बहुत से आयरन रॉड्स थे जो कि इस जगह पर पड़े हुए हैं। वो आयरन रॉड्स को सैंगडियोक देखता है और वो सोचता है कि वो कुछ मामूली ग्रेव रॉबर्स हुए होंगे। इनके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल में किसी एक आदमी को पता चल चुका था कि यहाँ पे एक कॉफिन है जिसके मतलब बहुत ज्यादा रीच आदमी को यहाँ पर दफन किया गया है। तो वो सोचता है कि यहाँ पर प्रोबेबली उसे सोना हीरा वगैरह जो भी मिलेगा वो उसे चुरा लेगा, इसीलिए वो इस कॉफिन को खोलने का कोशिश कर रहा था। तभी उसको रोकने के लिए हुआरिम और बोंगिल वहाँ पर आ रहे थे, तभी वो कब्र वो खोल देता है। तो कॉफिन खुलने पर दादाजी की जो आत्मा थी वो निकल जाता है और वो बहुत तेजी से हुआरिम के पास से जाती है। तो हुआरिम यहाँ पर बेहोश हो जाती है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और तुरंत हुआरिम इन सब के बारे में सैंगडियोक और ग्वेन को सूचित करती है और बोलती है कि वो आत्मा बहुत ज्यादा खतरनाक है, बिकॉज वो एक वेंसफुल स्पिरिट होगी, क्योंकि मिस्टर पार्क या फिर उनके फादर कोई भी उसके ग्रैंड पेरेंट जो थे उसके ग्रेव को अटेंड नहीं किया गया था और उनकी आत्मा 100 सालों से वहां पर कैद है, इसलिए वो गुस्से से भरी हुई है और अपनी फैमिली को मार देना चाहती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो आत्मा आजाद होकर सबसे पहले उसके खुद के बेटे यानी कि पार्क के पिता उसको मारता है और उसकी बहू को मारता है, मतलब पार्क के माँ को मारता है। तब तक हुआरिम और बोंगिल ये दोनों कुछ रिचुअल करके उसके आत्मा को बोंगिल के अंदर ट्रैप करने का कोशिश करते हैं ताकि ये उसका इंटेंशन जान सके, मतलब शायद से बदले के अलावा उसको और कुछ चाहिए होगा। बट कन्वर्सेशन से साफ था कि उस आत्मा को सिर्फ और सिर्फ बदला चाहिए, क्योंकि 100 सालों तक किसी ने उसका ग्रेव को अटेंड ही नहीं किया था और सब लोग उसने जो पैसा कमाया उससे मौज कर रहे हैं, इसलिए वो अपने साथ सबको मार देना चाहता था, मतलब वो दादाजी सबको मार देना चाहता था। अब ये कहकर वो आत्मा पार्क की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ पार्क को एक फोन कॉल आता है और ये फोन कॉल सैंगडियोक ने किया था। वो बोलते हैं कि मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है, आपकी दादाजी की कॉफिन को किसी ने खोल दिया है। और उसी टाइम कोई तो आके दरवाजा खटखटा रहा था। पार्क यहाँ पर पूछते हैं कि कौन है, तो जो दरवाजा खटखटा रहा था वो बोलता है कि सैंगडियोक। तो ये बात सुन के पार्क बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बिकॉज सैंगडियोक के साथ वो फोन पे बात कर रहे हैं और फोन पे जो बंदा था वो बोलता है कि मैं असली सैंगडियोक हूँ, आप दरवाजा मत खोलिएगा, आप जल्द से जल्द खिड़की के पास आ जाइए, आपको सिर्फ अपने दादाजी ही बचा सकते हैं। अब ये बात सुनकर हम एज ए व्यूअर समझ जाते हैं कि फोन में जो बंदा है वो दादाजी की आत्मा है। अब कंफ्यूजन में मिस्टर पार्क हड़बड़ी में वो दरवाजा खोल देते हैं गलती से, मतलब वो जो खिड़की वो खोल देते हैं गलती से। खिड़की खोलते ही वो आत्मा उसको पोजेस्ट कर लेती है। उधर सैंगडियोक हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर के मदद से वो दरवाजा खोल के अंदर आते हैं। अंदर आते ही वो देखते हैं कि मिस्टर पार्क एक आर्मी जनरल की तरह खड़ा है और सैल्यूट वगैरह करके बोल रहे हैं कि तुम्हारे देश को तुम्हारी जरूरत है, इस टाइप का कुछ भाषण दे रहे थे। अभी सैंगडियोक उसको पूछता है कि आप क्या बोल रहे हैं, तो सडनली मिस्टर पार्क जो कि पोजेस्ड है वो धीरे धीरे अपना गर्दन मोड़ने लगते हैं, जो कि बहुत ज्यादा टेरिफाइंग था। अब वो घोस्टली साउंड में बोल रहे थे फॉक्स सेवर्ड द टाइगर्स वेस्ट, मतलब एक लोमड़ी ने बाघ की कमर काट दी। अब ये बात सुन के आपको अभी के लिए कुछ समझ नहीं आएगा, आगे इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, तो इसको याद रखना। अभी बार बार कहकर वो अपनी गर्दन और भी ज्यादा मोड़ रहे थे, उसका गर्दन वहीं पर टूट जाता है और दादाजी की आत्मा सक्सेसफुली मिस्टर पार्क को मार दिया था और उसकी आत्मा उधर से चली जाती है। सीधे वो जाता है यूएस की तरफ मिस्टर पार्क के बच्चे को मारने के लिए। नेक्स्ट ये सब देख के सैंगडियोक बहुत ज्यादा डर गए थे। वो तुरंत मिस्टर पार्क के जो बुआ है उसको फोन करके ये सारी बात बोलते हैं और बोलते हैं कि आपके फादर की आत्मा वो बच्चे को मारने के लिए जा रहा है, तो हमें जल्द से जल्द आपके फादर की जो कब्र है उसको जलाना पड़ेगा, प्लीज हमें परमिशन दे दीजिए, क्योंकि उनके परमिशन के बिना ये काम नहीं हो सकता। अब बुआ यहाँ पर परमिशन दे देती है और दादाजी की आत्मा वहाँ उस छोटे से बच्चे के ऊपर मतलब हमला कर रहा था, धीरे धीरे मार रहा था। इधर उसका कॉफिन को जला दिया जाता है और उधर हम देखते हैं वो आत्मा पेनफुली उसको मुक्ति मिल जाती है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मूवी खत्म हो गई, बट यहाँ से ओरिजिनल स्टोरी शुरू होती है, बहुत ज्यादा मिस्ट्री बाकी है, सो स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे तो सक्सेसफुली वो बच्चा बच गया था। सीन अभी शिफ्ट होता है कुछ महीनों बाद। सैंगडियोक को एक फोन कॉल आता है
और ये फोन कॉल वही वर्कर का था जो गलती से उस दिन जो सांप के ऊपर अटैक कर दिया था, जो ह्यूमन हेड वाला सांप था उसके ऊपर अटैक करके उसको मार दिया था। वही आदमी सैंग ड्यूक को फोन किया था। सैंग ड्यूक जल्द से जल्द उसके घर पर जाते हैं तो वो आदमी बोलने लगता है कि उसको कई दिनों से बहुत ज्यादा बुरे सपने आ रहे हैं, मानो किसी का बुरा साया यहाँ पर है। और तो और हम देखते हैं उसके आंख से अचानक से खून बहने लगता है। वो सैंग ड्यूक से रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमने जरूर से कुछ अनहोनी को वहां से रिलीज कर दिया, मुझे उस सांप को मारना नहीं चाहिए था, इसलिए मेरे खातिर एक पूजा करवाइए। सैंग ड्यूक को भी ये बात सुन के बहुत अजीब लगता है, इसीलिए जहाँ पर वो ग्रेव था वहां पर वो जाते हैं और वहां पर वो खुदाई करने लगते हैं और वहां पर सच में उसको इस सांप का बॉडी मिलता है। इसको देख के सैंग ड्यूक बहुत ज्यादा डर जाते हैं। नेक्स्ट वो और थोड़ा खुदाई करते हैं तो उन्हें एक ग्रेव मिलता है। मतलब वहां पर एक ग्रेव तो उन लोगों ने बाहर निकाल दिया था, उसके नीचे और एक ग्रेव है जो कि वर्टिकली दफन किया गया है। मतलब ग्रेव को हॉरिजॉन्टली दफन किया जाता है ना, बट ये इस ग्रेव को वर्टिकली दफन किया गया था, जिसको देख के सैंग ड्यूक और भी ज्यादा मतलब थोड़ा उनको अजीब लगता है, परेशान हो जाते हैं वो। इसीलिए वो तुरंत से फोन करके ग्वेन, हुआरिम, बोंगिल सबको बुलाते हैं वहां पर। अब ये चारों मिलकर एक रस्सी की मदद से उस कॉफिन को बाहर निकालते हैं। देखने में ये कॉफिन किसी इंसान का बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बहुत ज्यादा बड़ा कॉफिन था। इसको ये लोग पास ही में गाड़ी में शिफ्ट करते हैं। वहां पर जो फॉक्सेस थे वो अचानक से बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे। ये लोग उस कॉफिन को एक कार में रखकर पास ही में जो टेम्पल था जिसको सैंग ड्यूक ऑलरेडी विजिट किया था वहां पर जाते हैं और बोधिसत्वा से रिक्वेस्ट करते हैं कि आज रात को ये यहाँ पर रुकना चाहते हैं। अब इस ग्रेव के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए ये लोग मिस्टर पार्क के बुआ को बुलाते हैं। तो सैंग ड्यूक उनसे फिर से पूछताछ करते हैं कि क्या हमें आप कुछ छुपा रहे हैं। तो पार्क के जो बुआ है वो फिर भी सच बात नहीं बताती, बट यहाँ पर हमें पता चल जाता है, मतलब सैंग ड्यूक ने बाद में पूछताछ करते हुए उसको बहुत सारा चीज पता चल चुका था। पार्क के जो दादाजी थे वो बिल्कुल भी अच्छे आदमी नहीं थे, बल्कि वो अपने ही देश को धोखा दे रहे थे। ये बात है 1930 की, जब जापान और कोरिया का वार चल रहा था, जिसपे पार्क के दादाजी बहुत बड़े पोजीशन में थे और वो अपने ही देश के सीक्रेट जापान को बेच रहे थे और ऐसे ही करते करते ये लोग बहुत ज्यादा अमीर हुए। तो ये बात सुनकर पार्क के जो बुआ है वो फाइनली एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ आप सच बोल रहे हैं, और उनको और भी कुछ थोड़ा बात वो बोलती है कि मतलब पार्क के जो दादाजी थे वो सच में जापान को हेल्प कर रहे थे वार को जीतने के लिए, और जो जित्सुने था वो मंक वो असल में जापानीज था और उसी ने वो जगह तय किया था जहाँ पर पार्क के दादाजी को दफनाया जाएगा। और जित्सुने और पार्क के दादाजी ये लोग दोस्त थे, तो जित्सुने जानबूझकर ऐसा जगह क्यों मतलब चूज करेगा, ये बात उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब इसके बारे में भी हमें आगे पता चलेगा। उस कॉफिन को पास ही के एक कमरे में रख देते हैं। उसके चारों तरफ हुआरिम कुछ रिचुअल परफॉर्म करती है। उसके चारों तरफ कुछ चावल और अश्व के कुछ पवित्र खून को वो चारों तरफ बिछाती है और कुछ मंत्र वगैरह पढ़ के उस जगह को सील करती है। ये सब लोग थोड़ी देर बाद खाना खाने लगते हैं और सो जाते हैं। हुआरिम को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, उसको कुछ अच्छा वाइब नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपनी ग्रैंड मदर की आत्मा को बुला रही थी, मतलब प्रार्थना कर रही थी। और शीशे में हम देखते हैं उसकी ग्रैंड मदर की आत्मा भी वहां पर प्रेजेंट थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं बोधिसत्वा को कुछ साउंड आता है, इसीलिए वो उसी कमरे में चेक करने जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बोंगिल सो रहा था, तभी उसको ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कोई चढ़ रहा है। देखने पर वो और कोई नहीं बल्कि बोधिसत्वा था, मतलब उसकी आत्मा थी, और वो आत्मा बार बार बोल रहा था कि उसने मेरा कलेजा खा लिया। इसीलिए चेक करने के लिए जल्द से जल्द बोंगिल उसी कमरे में जाता है जहाँ पर अभी बोधिसत्वा सच में नहीं था और उसका कटा हुआ शरीर वहां पर पड़ा था, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और कोई तो पास में एक बांध था जहाँ पे कोई तो जानवर के ऊपर हमला करके एक एक करके चीर फाड़ रहा था, जिसको देख के बोंगिल बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत हुआरिम को बुलाने के लिए जाता है। हुआरिम यहाँ पर कार से निकलकर वही कमरे में जाती है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो ग्रेव से कोई तो निकला है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो छत को फाड़कर ऊपर से चला गया है। हुआरिम यहाँ पर बोलते हैं बाकी सबको इत्तला करने के लिए तुम जाओ, मतलब बोंगिल को बोलते हैं तुम बाकी सबको इत्तला करो। बोंगिल वहाँ से चला जाता है। हुआरिम इधर से निकलने ही जा रही थी, तभी वो एंटिटी वहाँ पर आ जाती है और वो बहुत ज्यादा लंबा था। दिखने में वो बिल्कुल एक सैमुराई डिमन जैसा लग रहा था। अब इसके बारे में हमें आगे और भी डिटेल्स पता चल जाएगा। अभी के लिए मैं इसको सैमुराई डिमन करके बुलाऊंगा। वो सैमुराई डिमन यहाँ तक आ चुका था, तो बचने के लिए हुआरिम अपने आप को बचाने के लिए तुरंत बाव डाउन करती है और बोलती है मैं आपकी सेवक हूँ,
तब वो सामुराई डीमन बोलता है कि अगर तुम मेरे सेवक हो तो मेरे लिए मछली लेकर आओ, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? ये कहकर वो वहां पर चला आता है और बोलता है कि तुम मेरे सेवक नहीं हो बल्कि तुम एक इंसान हो। ये कह के वो उसके ऊपर अटैक करने ही जा रहा था, तभी बोंगिल वहां पर उसके ऊपर एक चीज से वार करता है, बट ऑब्वियसली उस सामुराई डीमन को कुछ नहीं होता, बल्कि वो बोंगिल के पेट के पास एक स्पेसिफिक जगह में उसको चोट पहुंचाता है, जिससे बोंगिल का बहुत ज्यादा खून बह गया था। और वो ये करने के बाद हुआरिम को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, बट हुआरिम एक टेम्पल के हिस्से के अंदर आ चुकी थी, जिसके अंदर ये सामुराई डीमन नहीं जा सकता था। वो तुरंत से कुछ चैंटिंग करता है और आग के गोले के फॉर्म में उधर से उड़कर चला जाता है। और ये सब हुआरिम, सैंगडियोक, ग्वेन ये सब कोई देख रहे थे। उसके बाद तुरंत से ये लोग बोंगिल को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हुआरिम और सैंगडियोक से बातचीत से हमें पता चलता है। हुआरिम यहाँ पर बोलती है कि वो जो सामुराई डीमन था वो कोई आत्मा नहीं था, बल्कि उस डीमन को स्पेसिफिकली बनाया गया है। उसमें एक इंसानी और किसी जानवर का आत्मा को मिक्स करके बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया गया है, जिसको हुआरिम फील कर पा रही है, जिसको वो एक एनिमा डीमन करके कह के बुलाती है। हो ना हो इसको जरूर से वही गित्सुने ने बनाया होगा, मतलब ऐसा उन लोगों को शक होता है, बिकॉज ऑलरेडी उन लोगों को पता लग चुका था कि गित्सुने एक तो जापान से था और पार्क के दादाजी वो भी जापान के लिए काम कर रहे थे। बट गित्सुने ने ऐसा क्यों किया इन लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रहा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सैंगडियोक फिर से वही टेम्पल पर जाता है, जहाँ पे उसको एक किताब मिलता है और उसको एक फोटो मिलता है, और वहाँ पर बहुत कुछ बातें लिखा गया था, जिसको एज ए व्यूअर हमें पता नहीं चल पाता, बिकॉज ये सब कोरियन में लिखा गया है, तो हमें कुछ पता नहीं चल पाता। तो कहानी में आगे जो जिस हिसाब से बताया जाएगा मैं भी उसी हिसाब से रिवील करूंगा। अब इस फोटो में फोटो के पीछे एक टेक्स्ट था जिसपे लिखा था ब्लड ब्रदर्स। इसको याद रखना, आगे कनेक्शन है। जिस तरफ हम हॉस्पिटल में देखते हैं, हुआरिम उसके कुछ दो दोस्तों को बुलाई थी, जिसके साथ वो एक रिचुअल परफॉर्म करती है, और हम देखते हैं अचानक से बोंगिल जाग गया था और उसके मतलब वो कहीं ना कहीं वही एनिमा डीमन या फिर सामुराई डीमन जो भी है उसके कंट्रोल में है। तो बोंगिल यहाँ पर बोल रहा था, पोजेस्ड हालत में बोल रहा था कि मेरे मास्टर यानी कि वो एनिमा डीमन, उसने 500 साल पहले 10,000 लोगों को मारा था। अब ये बात स्पेसिफिकली आप याद रखना, बिकॉज मूवी में अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, बट मैं इसको आगे जाकर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको स्टोरी समझ में आएगी, क्योंकि ज्यादा लोगों को जापान और कोरिया के वार के हिस्ट्री के बारे में पता नहीं होगा। मतलब मुझे भी नहीं पता था, मैं नेट पे सर्च करके इसको अच्छे से समझा, आगे मैं इसको बताऊंगा। तो इसने जो बात बोली कि 500 साल पहले इसके मास्टर ने करीब 10,000 लोगों को मारा था और अभी एक वो जगह पे सुरक्षा कर रहे हैं, मतलब जमीन की सुरक्षा कर रहे हैं, तो अभी वो कहाँ पर है ऐसा हुआरिम पूछती है। तो उस हालत में बोंगिल बोलता है कि अभी मेरे मास्टर 38.3417 128.3189 पे है, मतलब वही कोऑर्डिनेट्स जो कि पार्क के दादाजी का है, वही कोऑर्डिनेट पे उसका मास्टर है। फिर वो बोलता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा, ऐसे मतलब थोड़ा भड़क रहा था, इसीलिए वो रिचुअल ये लोग बंद करते हैं। नेक्स्ट सैंगडियोक यहाँ पर पार्क के दादाजी का कब्र पे जाता है और उसके पास जो टेम्पल में जो आयरन रॉड्स था उनमें से एक आयरन रॉड उसके पास था। उस जगह वो खोदता है और सच में वहां पर वही एनिमा डीमन सो रहा था, जिसको देखकर सैंगडियोक बहुत ज्यादा डर जाता है, उधर से तुरंत भागता है और ये सारी बात वो हुआरिम और ग्वेन को हॉस्पिटल जाकर बताता है। और यहाँ पे हमें बहुत सारे चीज पता चलता है, मतलब इसके कन्वर्सेशन से हमें बहुत सारा चीज पता चल पाएगा, इसको आप ध्यान से सुनना। अब जापान ने कई बार कोरिया को इन्वेड किया है और जिनमें से एक है 500 साल पहले करीब 1592 पे, और सेकंड जो इन्वेड हुआ था, सेकंड जो वार हुआ था वो अराउंड 1910 में। ये दो की पॉइंट्स हैं जिसको मूवी में तो अच्छे से नहीं बताया, बट मतलब जो टाइमलाइन उन लोगों ने बताया उससे ये बिल्कुल क्लियर है, ये टाइमलाइन बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ पर सैंगडियोक पार्क के दादाजी जो आत्मा था उसका, वो पोजेस्ड हालत में उसको बोला था एक लोमड़ी ने बाघ की कमर तोड़ दी, जो कि मैं आपको याद रखने के लिए बोला था। अब लोमड़ी यहाँ पर जित्सुने को बताया जा रहा है, बिकॉज ये वर्ड जापानीज में होता है फॉक्स, इस वर्ड का मतलब जापानीज में होता है फॉक्स। ये सब मूवी में क्लियरली नहीं बताया गया, जस्ट मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट, बाघ की कमर तोड़ दी, मतलब ये जगह पेनिनसुला में था जो कि कोरिया में है, और पेनिनसुला का जो मैप है वो एक टाइगर का शेप का है, इसलिए इनको पता चलता है कि ये जो जित्सुने था वो बहुत ज्यादा पावरफुल डार्क मैजिक करने वाला एक सॉर्सरर था। उसने काला जादू वगैरह करके कुछ आयरन रॉड्स को कोरिया के अलग अलग जगह पे दफन किया था, ताकि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ड्रेन किया जा सके और कोरिया की कभी तरक्की ना हो। अब ये बात मूवी में बताया गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब टेम्पल में जो रॉड्स रखा था जिनको ये लोग
ग्रेव रॉबर समझ रहे थे, वो एक्चुअली में कोरिया के अच्छे लोग थे। मतलब वो कैसे तो जान गए थे कि ऐसे अलग अलग जगह पर ऐसे रॉड्स को दफनाया गया है, इसीलिए वो ऐसे रॉड्स को खोद के चारों तरफ से निकाल दिए थे। बस एक आखिरी रॉड बचा था जो कि इन लोगों को वही कब्र के आसपास खोदा गया है, इसको खोजना है, बट कभी भी उन लोगों को वो रॉड नहीं मिला। अब ये आखिरी रॉड हो सकता है वहां पर कहीं पर दफन हो। अब ये सारी बात सैंगडियोक को, वही जो बुक था ना उसमें सारा चीज कोरिया के लैंग्वेज में लिखा गया था, वो पढ़ के सैंगडियोक को ये सारा बात समझ में आ गया था और ये सारी बात वो हुआरिम और ग्वेन को बोलता है। अब ये सब लोग प्लान करते हैं कैसे वही कब्र पर जाके खुदाई करे, बट वहां पर तो वही एनिमा डीमन उस जगह को प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब उस डीमन को वहां से हटाना पड़ेगा या फिर डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिसको हुआरिम करेगी। अब ये लोग एक बात नोटिस कर पाते हैं, उस एनिमा डीमन ने बोंगिल को एक स्पेसिफिक जगह पर वार किया था जहां पर ये बुद्धिस्ट मंत्र लिखा नहीं गया, वहां पर ही उसको वार किया था। इसलिए प्रोटेक्शन के लिए ये तीनों अपने मुंह पर और बॉडीज पे चारों तरफ वही स्पेल कर देते हैं। अब ये लोग वही पहाड़ के ऊपर जाते हैं, साथ में ये लोग उस एनिमा डीमन को ललचाने के लिए कुछ फिश लेकर गए थे, जो कि सैंगडियोक उस फिश को चारों तरफ फेंक रहा था। अब हुआरिम एक प्लान बनाती है, वो बोलती है कि ये एनिमा डीमन सिर्फ रात में जगेगा और बाहर आएगा और इसको मैं बातों में उलझा के रखेंगे, तब तक आप लोग उस जगह पे खुदाई करके लास्ट वाला रॉड निकाल देना और हो सकता है हम उसी रॉड से उसको मार सकते हैं। मतलब ऐसा वो लोग सोच रहे थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि अब तक बोंगिल की आत्मा वही एनिमा डीमन के कब्जे में है, इसलिए उसे भी प्रोटेक्ट करने के लिए हुआरिम के जो 2 साथी थे उसको वो वहां पर बुलाई थी और वो लोग भी वहां पर प्रोटेक्शन स्पेल ड्रॉ कर रहे थे। साथ ही साथ एक चिकन लाए थे, अगर बलि देना पड़े तो उसका बलि दे देंगे। अब रात होते ही सच में वो डीमन बाहर निकलता है और एक मछली को खाता है और बाहर निकलता है। अब ये खाते खाते वो एक पेड़ की तरफ बढ़ रहा था, जिस पेड़ के पीछे हुआरिम खड़ी थी और वो ऐसा बर्ताव कर रही थी कि जैसे वो एक डिवाइन स्पिरिट हो, और वो पेड़ के पीछे रहकर इस डीमन को बोल रही थी कि तुम इस जगह से बिलोंग नहीं करते, तो इस जगह को जल्द से जल्द छोड़कर चली जाओ। अब वो डीमन एक नहीं सुन रहा था और उल्टा बोलता है, मुझे गोलियों की आवाज और कटाना की आवाज क्यों नहीं आ रहा है। तो बदले में हुआरिम, जो कि एज ए डिवाइन स्पिरिट है, वो बोलती है कि वार तो कब तक खत्म हो चुका है, तुम इधर से चली जाओ, साथ ही साथ तुमने जिस आत्मा को बंदी किया है उसको भी मुक्त कर दो। मतलब बेसिकली वो बोंगिल की आत्मा जो डीमन के कब्जे में है उसको फ्री करने के लिए बोल रही थी, बट तब तक वो एनिमा डीमन सच से समझ गया था और वो हुआरिम को पकड़ लेता है, उसको मारने जा रहा था। तभी हुआरिम की दादी, वो भी एक बहुत पावरफुल स्पिरिट थी, वो अचानक से वहां पर आ जाती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और मौका देकर हुआरिम उधर से चली जाती है। दूसरी तरफ ग्वेन और सैंगडियोक ये दोनों ही वहां पर खुदाई कर रहे थे, बट उनको वहां पर वो रॉड नहीं मिल रहा था। इधर ग्वेन बातचीत करने के लिए थोड़ी देर के लिए उस गड्ढे से बाहर निकल गया था, बट सैंगडियोक अभी भी खुदाई कर रहे थे। तब वो एनिमा डीमन अचानक से आग का गोला बनकर फिर से वही लोकेशन पे वापस आता है जहाँ पर अभी सैंगडियोक खुदाई कर रहा है। अब उसको भागने का मौका भी ठीक से नहीं मिलता और उसको बचाने के लिए तुरंत से हुआरिम और ग्वेन ये दोनों वहां पर भागते हैं, बट तब तक वो एनिमा डीमन उस जगह पर आ चुका था और वो सैंगडियोक को बोलता है, या तो मेरे गुलाम बन जाओ या तुम्हारा कलेजा मुझे दे दो, और ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक करता है। अब जब वो उसको छूता है तब हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिससे एज ए व्यूअर हमें तो कुछ समझ नहीं आता, बट सैंगडियोक को सब कुछ पता चल जाता है। अब उसको क्या पता चला मैं अभी बता देता हूँ, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो उस फ्लैशबैक में एक्चुअली में हम देख पाते हैं गित्सु ने वही तंत्र मंत्र वगैरह करके एक 500 साल पुराना सामुराई का बॉडी उसको मिल गया था। तो वो 500 साल वाला जो बात आपको याद होगा, एक सामुराई जो कि 500 साल पहले बहुत लोगों को मारा था, करीब 10,000 लोगों को मारा था। फर्स्ट वाला जो मतलब 1592 में जो वार हुआ था उसमें एक सामुराई था जो बहुत लोगों को मारा था, उसका बॉडी उन लोगों को किससे तो मिल गया था। अब उस बॉडी में कुछ जादू टोना वगैरह करके उसका शरीर में एक लोहे का रॉड घुसा देते हैं ये लोग और उसका मुंह को सील देते हैं। मतलब जो आखिरी वाला रॉड है वो एक्चुअली में उस एनिमा डीमन के अंदर है। मतलब ये गित्सु ने कितना चालाक बंदा था, उसको कहीं ना कहीं पता था कि बाकी का रॉड तो मिल जाएगा, बट ये वाला रॉड को वो इतना प्रोटेक्ट करके रखा था, वो भी एक एनिमा डीमन के अंदर। अब ग्वेन
और हुआरिम, इन दोनों के पास कुछ वो पवित्र अश्व के खून थे, उसको ये लोग उस एनिमा डीमन के ऊपर फेंकते हैं तो उसका स्किन जलने लगता है, जिसको सैंग डियोक भी ऑब्जर्व करता है। अब सैंग डियोक को पता था कि फेंगशुई के अनुसार लोहे का ठीक विपरीत होता है, मतलब ऑपोजिट होता है गीला लकड़ी। तो उसके पास जो गीला लकड़ी था उसके ऊपर वो पवित्र अश्व का खून लगा देता है और उससे वो उस सामुराई को मारता है। जो सामुराई लोहे से नहीं कट रहा था उसका बॉडी, वो उस लकड़ी से उसका बॉडी टूट जाता है और फाइनली ये एनिमा डीमन यहाँ पर खत्म होता है। अब सैंग डियोक पूरा मतलब मरने के हालत में था बिकॉज उसका बहुत सारा खून बह गया था। ये लोग जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं और अभी 5-10 दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे अभी हमें दिखाया जाता है कि सैंग डियोक बच गया और बोंगिल भी उधर बच गया है बिकॉज वो एनिमा डीमन अभी मारा गया, इसलिए वो भी बच गया है। अब कुछ दिनों बाद सैंग डियोक अपनी बेटी का शादी एक बहुत ग्रैंड पार्टी अरेंज करता है। ये छोटा मोटा सीन हमें दिखाया जाता है, यहाँ पर मूवी खत्म होता है। तो मूवी का स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक कर देना बिकॉज ये बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, इसमें काफी मेहनत लगा है। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना ताकि मैं इस टाइप का आगे भी वीडियो लेकर आ पाऊँ, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना बिकॉज आगे और भी इसी टाइप का वीडियोस आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।